अस्सलाम वालेकुम जनाब, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 1 ऑफ बिज़नेस लॉ। इस पेपर को पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं आज, और पेपर है क्या, इसको पास कैसे करना है, रीज़न्स क्या हैं फेलियर की, हम किसको कैसे लेके चलेंगे, तो सारी चीज़ों को वन बाय वन लेके चलते हैं। जैसा कि ज़रा आपको पता है, बिज़नेस लॉ कैफ 4 एक ऐसा पेपर जो कि आपको लॉस के बारे में थोड़ी बहुत नो हाउ देता है। आपको ये बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनते हैं, आपको ये बताता है कि पार्टनरशिप के बिज़नेस में किस किस तरह की कौन कौन सी चीज़ें हमने देखनी होती हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आपसे बात करता है। फिर कुछ अदर लॉज के बारे में ये हमें बताता है। आपके सिलेबस में कुल कितने लॉज हैं, एनी आइडिया? आपने सिलेबस तो देखा होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, एक पार्टनरशिप है, कुछ अदर लॉज हैं। और क्या वो अदर लॉज आप काउंट कर सकते हो कितने? 3 चैप्टर्स तो हैं, और हर चैप्टर में 2 लॉज हैं, तो कितने हो गए? 6 अदर लॉज हो गए। एक हमारे पास हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हाँ, एक हमारे पास हो गया कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक हो गया हमारे पास पार्टनरशिप, एक हो गया हमारे पास चैप्टर नंबर 1 लीगैलिटी वाला, और एक हमारे पास हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो कुल मिला के हमारे पास कितने लॉज हो गए? 11 नहीं हुए। दोबारा से काउंट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, नेगोशिएबल, चैप्टर नंबर 1, 4 हो गए। फिर 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें 2 लॉज हैं, तो 3 2 6, 6 + 4 10। हमारे पूरे कोर्स में 10 लॉज हैं। 10 लॉज के ऊपर हम लोगों ने बात करनी है अपने इस पूरे कोर्स के अंदर। ये 10 लॉज को ICAP ने 4 ग्रेड्स में डिवाइड कर दिया। 4 ग्रेड्स है हमारे पास। ग्रेड A है, B है, C है और D है। 4 ग्रेड्स है हमारे पास। ICAP ये कहता है कि सर इन 10 में से ना एक लॉ मैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेड A में डाल रहा हूँ, और वो लॉ कौन सा होगा? चैप्टर 1। तो सिर्फ चैप्टर 1 ICAP ने इस ग्रेड में रखा है। फिर ICAP ने कहा कि भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ है आपके पास, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1872 का कानून। कितने साल हो गए हैं इसको आए हुए? ज़रा काउंट कीजिएगा, ज़रा काउंट करें, एग्जैक्ट काउंट कीजिएगा कि कितने आपके मुताबिक इसमें साल गुजर गए। 150, 151, बिल्कुल 151, 151 साल। जी आ जाएं, जी आ जाएं बेटा। 151 ईयर्स इस कानून को आए हुए। मिस आपका नाम? फातिमा। फातिमा, हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि बिज़नेस लॉ बेसिकली है क्या, इसके बारे में एक ब्रीफ सा ओवरव्यू। इसकी ओरिएंटेशन हम लोगों ने लास्ट सैटरडे को कर ली थी, होपफुली आप तक पहुंच गई होगी, बट हम फिर भी इसको एक हल्का सा स्टार्ट लेके फिर आज के हमारे जो मेन एरिया उसको पे बात कर रहे होंगे। तो बिज़नेस लॉ, मैंने अभी तक ये बात की है कि ये ऐसा लॉ है या ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सिखाता है कि लॉज होते क्या हैं। अभी तक इससे पहले PRC लेवल के अंदर कोई ऐसा पेपर आपने नहीं देखा जिसने लॉ के बारे में कोई बात की हो। ना PRC 1 ने बात की, ना PRC 2 ने, ना 3 ने, ना 4 ने, ना 5 ने। हल्की सी, बहुत हल्की सी बात PRC 5 करता है, बहुत बेसिक लेवल पे जाके जस्ट आपको बताता है कि लॉ होता क्या है और इसकी क्या टाइप्स होती हैं। पहला पेपर जब आप सामना करते हैं कैश लेवल पे आके किसी भी लॉ वाले पेपर का, दैट इज़ योर बिजनेस लॉ। पेपर कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का है, और पासिंग 50 पे होगी,
पासिंग हमारी 50 पे होगी। सवाल ये है कि हमने वो 50 नंबर हासिल कैसे करने हैं, हमने वो 50 नंबर हासिल कैसे करने हैं, इसके ऊपर भी हम लोग तफसीली बात करेंगे। तो 10 लॉज हैं हमारे कोर्स में, 10 लॉज। एक है हमारे पास चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम। और ICAP ने क्या कहा कि मैं 5 से 8 नंबर तक की टेस्टिंग यहाँ से करूँगा, 5 से 8 नंबर की। तो ग्रेड ए में से 5 to 8 मार्क्स ऑफ योर पेपर इज कंफर्म। ऑन एवरेज ICAP 6 से 7 के दरमियान फिर रहा है। रिसेंट अटेम्प्ट में 6, उससे पीछे 7 और उससे पीछे 6। तो आप अज्यूम कर सकते हैं या आप अपने माइंड में रख सकते हैं कि ऑन एवरेज 6 से 7 मार्क्स आपको चैप्टर नंबर 1 एक सिंगल चैप्टर से मिलेंगे। तो तैयारी करते वक्त हमेशा आप लोगों ने एम्फसाइज रखना है, कोशिश ये करनी है कि वो एरियाज़ जहाँ से शॉर्ट पेपर आना ही आना है, और वो एरिया अगर मज़े की बात है क्रैमिंग बेस्ड भी हो तो हमने उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, ताकि हमें ये पता हो कि इतने मार्क्स तो हमारे कंफर्म है। तो चैप्टर 1 5 to 8 मार्क्स ग्रेड ए। फिर मैंने आपसे कहा कि हमारे सिलेबस के अंदर एक बहुत ही मशहूर एक्ट विच इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और मज़े की बात है इस एक्ट की वजह से ही ये शायद पेपर एग्जिस्ट भी करता है। अगर ये एक्ट ना होता तो शायद आज ये पेपर भी ना होता, क्योंकि बिजनेस लॉ आपको सिखाता है कि आपने किसी के साथ ट्रांजैक्शन कैसे करनी है। आप अकाउंटिंग में पढ़ते हैं उन ट्रांजैक्शंस की एंट्रीज, मगर उसके पीछे क्या डॉक्यूमेंटेशंस हैं, उसके पीछे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कैसे करना है, एग्रीमेंट को बनाना कैसे है, पार्टीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कंसिडरेशंस क्या होनी चाहिए, परफॉर्मेंस किसने कब करनी है, ये सारी बातें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे करता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में अगर मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊं तो ये 2 हिस्सों में फैला हुआ है, ग्रेड बी और ग्रेड सी। ग्रेड बी इज़ ऑल अबाउट एसेंशियल्स एंड ग्रेड सी इज़ ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। यानी कि ग्रेड बी के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। ये 4 चैप्टर्स मिल के आपको ये बताते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जब हम लोग बनाते हैं उसके पीछे क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या उसके फीचर्स होने चाहिए जो कि मुकम्मल होने चाहिए। आज का हमारा टारगेट, आज का और कल का, चैप्टर नंबर 2 विच इज़ ऑफर एक्सेप्टेंस टर्म्स की रेवोकेशन। और ग्रेड सी जो है वो फिर बात करती है परफॉर्मेंस की, कि कौन सा शख्स किस टाइम पे कैसे परफॉर्म करेगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर ब्रीच के केस में क्या होगा, किसको कितनी पेनल्टी चार्ज हो सकती है। फिर कुछ इंडिपेंडेंट एरियाज एजेंसी का और एक स्पेशल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्वाज़ी कॉन्ट्रैक्ट, जो कि चैप्टर नंबर 8 उसके ऊपर बात करेगा। तो सिलेबस के अंदर ग्रेड बी, ग्रेड सी, इसको मैं कंबाइन कहता हूँ, ये है आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आपने अगर ओरिएंटेशन सुनी है, मुझे ज़रा ये बताइएगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर आएगा, अगर आपने ध्यान से सुनी हो। आपके सामने भी है, आप यहाँ से भी आइडिया और गैस ले सकते हो। 20 से 25, 25 से 30, तो ऑन एवरेज कितना बन गया मेरे पास? ऑन एवरेज मेरे पास बन गया 50 से 60 नंबर का पेपर। तो इसका मतलब ये है आधा पेपर, तो 50 to 60 मार्क्स आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लड़ रहे होंगे एग्ज़ाम के अंदर। यानी कि ये 9 चैप्टर्स 2 से लेकर 10 तक आपको आधा पेपर कवर करवाएंगे, आपको आधे मार्क्स दे रहे होंगे। और बाकी के आधे मार्क्स कहाँ पे छुपे हुए हैं? हमारी ग्रेड डी में, जो कि हैं अदर लॉस प्लस चैप्टर नंबर 1 में। तो ग्रेड डी मेरे पास हो गई अदर लॉस की ग्रेड। इन अदर लॉज में हमारे पास पार्टनरशिप है, नेगोशिएबल है, और वो जो 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास 16, 17, 18, हर चैप्टर में 2 बहुत ही छोटे बेसिक लेवल के लॉस लिखे हुए हैं। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स, प्रोटेक्शन, क्राइम्स, कंपटीशन, आर्बिट्रेशन, ये बहुत ही बेसिक, तकरीबन 1 पेज, सवा पेज के हैं, और इनको हम लोगों ने क्रैम करना है। तो हमारा पेपर 2 डिफरेंट डायमेंशंस में फैला हुआ है, लॉजिकल भी है और क्रैमिंग बेस्ड भी है।
यहाँ तक बात समझ आ रही है? आपसे मेरा ये सवाल है कि इन 18 चैप्टर्स में से कितने चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि प्योर क्राइमिंग बेस्ड हैं? 14 ऐड करोगे बीच में आप? वो थोड़ा समझने वाला है। 14 समझने वाला, 15 के बारे में क्या ख्याल है? 15 क्राइमिंग है, पक्की बात है। आप ये कह सकते हो कि चेक से आज तक आए कि आपने कोई लॉजिकल सवाल नहीं बनाया? चलिए मैं थोड़ा सा इसमें इसको रिवाइज कर दूं। 14 से ऑनवर्ड्स नहीं, 16 से ऑनवर्ड्स, 16, 17, 18 ये प्योर क्राइमिंग है, प्योर 100% क्राइमिंग। इसमें से लॉजिकल सवाल आप कभी भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। इसके साथ चैप्टर नंबर 1 ये प्योर क्राइमिंग है। तो अब अगर मैं अपने सिलेबस को कुछ इस तरीके से डिवाइड करूं कि उसकी नेचर क्या है, आपको बोर्ड नज़र आ रहा है? नहीं तो आप यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। उसकी नेचर क्या है, या अगर कंफर्टेबल हो तो चलो। तो हमारे पास जो क्राइमिंग बेस्ड एरियाज हैं और जो कुछ लॉजिकल एरियाज हैं, क्राइमिंग बेस्ड में चैप्टर नंबर 1 है, 16 है, 17 है और 18 है। फिर 2 से 9 तक, 11 से 13 तक और 14 और 15 ये मेरे पास लॉजिकल एरियाज हैं। अच्छा, इसमें भी अगर मैं इसको मज़ीद रिफाइन करूं, हम लोगों ने कहा था कि 100 नंबर का पेपर है। अब ये देखते हैं कि 100 नंबर में से क्राइमिंग वाले पोर्शन में से कितने मार्क्स तक आ सकते हैं। कितने मार्क्स तक आ सकते हैं? चैप्टर 1 में से क्या कहा था? 5 से 8। ये 3 चैप्टर्स मिला के ICAP करीब करीब 20 एक नंबर पूछ रहा होता है। 20 के करीब इन तीनों चैप्टर्स में से मिक्स करके वो सवाल निकाल रहा होता है। तो पेपर को स्टार्ट करने से पहले, सब्जेक्ट को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ बेस पता होनी चाहिए कि ये पेपर है क्या और हमने इसको पास कैसे करना है। ये बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ फिर हम लोग सिर्फ चैप्टर्स ही कवर करते रहेंगे और हमें एक प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाएगा प्लानिंग करने का। तो एक दिन बैठ के इसको प्रॉपर तरीके से प्लान कर लें और उसके बाद हम इसमें चीज़ों को 1 बाय 1 स्टडी करते रहेंगे। तो तकरीबन यू कैन से 25 से 28 या चले 30 कर लेते हैं। 25 से 30 नंबर का पेपर आप इन 4 चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हो, 4 चैप्टर्स। उसके बाद हाफ ऑफ द चैप्टर और कोर्स यहाँ पे है कॉन्ट्रैक्ट में, और बाकी के जो 25-30 नंबर बचते हैं वो इन दोनों को मिला के, यानी कि पार्टनरशिप और नेगोशिएबल को मिला के। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक बात समझ आती है? यहाँ तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? जी, कोई सवाल अभी तक? कोई सवाल है किसी का? बता दें। एनी क्वेश्चन इफ़ यू हैव। मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाता हूँ उसके साथ, तब तक आप ज़रा सोचें। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। लेट मी शो यू वन मोर थिंग। क्या स्लाइड चेंज हो गई? थोड़ा सा इसको मज़ीद रिफाइन कर लेते हैं। हमारे पास इस वक्त 3 अटैम्प्ट्स का डाटा आ रहा है, स्प्रिंग 22, ऑटम 22 और स्प्रिंग 23। और हमने किस अटैम्प्ट के लिए जाना है? ऑटम 23 के लिए। चलें, ऑटम 23 में जाने से पहले ज़रा देखते हैं कि पिछली 3 अटैम्प्ट्स का ट्रेंड क्या रहा है ICAP में। 5 से 8 कहा था, 6, 7, 6। 20 से 25 कहा था, 24, 23, 25। यानी कि वो अपनी ग्रिड में रह रहा है। ICAP ने कहा ग्रेड C में से पूछूंगा 25 से 30 नंबर का, यानी कि इन 5 चैप्टर्स में से पूछूंगा 25 से 30 नंबर का, 27, 32 और 31 +1 +2 ऑन एवरेज ये ऊपर नीचे होता रहता है, उसमें आपने परेशान नहीं होना। फिर ICAP ने कहा 35 से 52 अदर लॉज, यानी कि इन सब में से, और 43, 38 और 38। तो इसका मतलब ये है कि हाफ ऑफ द पेपर तो यहाँ पे आपका छुपा ही हुआ है,
और बाकी हाफ ये और ये मिला के, और उसमें से अगर मैं उसको मज़ीद ड्रिल डाउन करूं तो सर 25 से 30 नंबर प्योर क्रैमिंग के हैं, प्योर क्रैमिंग के हैं। यानी कि इसमें आपने लिखना ही वो है जो कि आपने याद किया हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं है। और उसके अलावा जो पोर्शन बचता है वो लॉजिकल है, और इस लॉजिकल में ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी आपको केस स्टडीज़ आएँ। यहाँ से भी आई कैप सवाल बनाता है क्रैमिंग बेस्ड, बल्कि यहाँ से वो 3 तरह के सवाल बनाता है। यहाँ से वो 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बना रहा होता है। बीलॉ के पेपर में ना 3 तरह के सवाल होते हैं। एक वो सवाल होता है जो कि प्योर क्रैमिंग बेस्ड होता है, जिसमें वो आपसे डेफिनेशन मांग सकता है, आपसे कोई रूल्स मांग सकता है, आपसे कोई लिस्ट मांग सकता है, आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दे कि भाई इस चीज़ को डिफ़ाइन कर दें, इस चीज़ के रूल्स बता दें, इस चीज़ के फीचर्स बता दें, ये क्या है इसके बारे में एक्सप्लेन कर दें। ये है टाइप 1 सवाल। ये है मेरे पास टाइप 1 सवाल, जिसमें वो आपसे सिर्फ और सिर्फ आपकी क्रैमिंग टेस्ट करता है और कुछ टेस्ट नहीं कर रहा। फिर एक होता है टाइप 2 सवाल। टाइप 2 सवाल वो सवाल होता है जिसमें आपको एक शॉर्ट सा सिनेरियो देता है, मगर उस सिनेरियो की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है स्ट्रेट फॉरवर्ड। उस सिनेरियो को जब आपने लिखना है, जब उसका आपने आंसर ड्राफ्ट करना है, तो रिक्वायरमेंट आपको ये बताती है कि सर ऊपर जो उसने कहानी सुनाई है वो तो उसने सुना दी है, रिक्वायरमेंट के अंदर आपने कुछ बातें उठा के लिख देनी है एज इट इज़, और सिर्फ उसको जोड़ देना है सिनेरियो के साथ, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। जब हम इसके पास पेपर्स देख रहे होंगे तब मैं आपको गो थ्रू करवाऊंगा कि इसमें टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 कौन सा और टाइप 3 कौन सा है। टाइप 3 इज़ प्योर लॉजिकल, प्योर लॉजिकल, जिसमें आपने अपने ही अल्फाज में उस सवाल को एक्सप्रेस करना होता है। यस, लॉज वो लिखने हैं जो कि आपके कोर्स में हैं, मगर उन लॉज को थोड़ा सा आप इवेलुएट करते हैं, थोड़ा सा उसकी गहराई में जाते हैं, विद इन द लाइन्स सोचते हैं और फिर जाके अपना आंसर ड्राफ्ट कर रहे होते हैं। तो 3 तरह के सवाल होते हैं, टाइप 1 प्योर क्रैमिंग, टाइप 2 सेमी लॉजिकल, टाइप 3 कंप्लीट लॉजिकल। यहाँ तक बात क्लियर है? इसको नोट कर लें, बेहतर है, ताकि आपके पास हमेशा के लिए ये अंडरस्टैंडिंग मौजूद रहे। सर आपका नाम? अबू ज़र। आपने पहले पढ़ा हुआ बीलो और बीच में छोड़ दिया था। आप वो जिसने ट्रांसफ़र कराया था प्री से, प्री या पोस्ट में से? हाँ करवाया ना, ठीक है। तो आप इतने पोर्शन को ज़रा नोट डाउन कर लें। फिर कुछ मज़ीद बातें करते हैं। अच्छा, हमारा पैटर्न ये होगा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि हर क्लास में पास्ट पेपर्स के ऊपर बात कर रहे हो। टॉपिक ख़त्म करेंगे तो जंप कर जाएंगे टुवर्ड्स पास्ट पेपर्स, ताकि वो भी हमारे साथ साथ कवर होते रहें। ऑटम 2009 से लेके स्प्रिंग 2022 तक ये हम लोग कवर करेंगे क्लास में कॉन्सेप्ट वाइज। और उसके बाद जो हमारे पास 2 अटैम्प्ट्स रह जाएंगी, ऑटम 2022 और स्प्रिंग 2023। अगर मैं आपको स्केड्यूल दिखाऊं तो इस स्केड्यूल के मुताबिक, जिसको हम लोगों ने फॉलो भी करना है, जो 2 लेटेस्ट पेपर्स हैं ना, उसको हम फुल फ्लैश सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ तक हम लोग ऑटम 2009 से लेके स्प्रिंग 2022 तक के सवाल करते आएंगे, और जो 2 अटैम्प्ट्स हमारे पास बच जाएंगी उनको फुल फ्लैश क्लास में 2 घंटे की सिटिंग में सॉल्व करेंगे, ताकि आपका एक एग्ज़ाम पैटर्न भी तैयार हो जाए। तो ये हमारे पास स्केड्यूल होगा जो कि 33 दिन का, मगर इसको मैंने बहुत ज़्यादा फैला दिया। अदरवाइज़ ये मैं ईज़िली इसको करीब 28 दिनों तक लेके जा सकता हूँ, बट मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा चलो अगर हम मज़ीद डिटेल में जा सकते हैं
तो कोई मसला नहीं है। फिर बीच में हमारे पास कुछ हॉलीडेज़ भी आ रही हैं मुहर्रम की। 27 तारीख हमारे पास ऑफ होगी, 28 ऑफ होगी, फिर 14 अगस्त ऑफ होनी चाहिए थी मगर ऑफ नहीं की, क्योंकि उस वक्त हम लोग नेगोशिएबल को स्टार्ट कर रहे होंगे। हाँ, इसकी कंपनसेशन मैंने ऊपर दे दी है 26 जुलाई पे, तो 26 जुलाई आपको ऑफ होगा। हमारे पास एक मिड टर्म भी होगा जो कि 29 जुलाई को होगा, सैटरडे वाले दिन। तो हमारे पास 6 टेस्ट ये आ रहे हैं चैप्टर वाइज, चैप्टर 2, 3, 5 और 8, 4 और 10 और 9, जो हम कवर करते जाएंगे उसका टेस्ट साथ साथ हम लोग परफॉर्म करते रहेंगे। फिर ये 6 टेस्ट के बाद हम लोग करेंगे अपना एक मिड टर्म 100 मार्क्स का। फिर वापस आएंगे टेस्ट नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 12, यानी कि ये 12 टेस्ट चैप्टर वाइज हो गए और एक मिड टर्म हो गया, 13 टेस्ट हो गए। 13 टेस्ट के बाद कहानी ख़त्म नहीं होगी, हमारे पास 5 रिवीजन टेस्ट भी हैं, तो 13 और 5 18, और उसके बाद हमारे पास एक मॉक भी है। कितने हो गए? अगर आप चाहेंगे तो हम 2 मॉक्स कर लेंगे, तो 20 हो जाएंगे। और फिर आपने IQAB कब जाना पेपर के लिए? 5 सितंबर को। आपका मॉक कब होगा? ठीक 2 हफ्ते पहले, 22 अगस्त को। तो मॉक के बाद भी आपके पास 2 हफ्तों का टाइम होगा अपने इस पेपर को गो थ्रू करने के लिए। तो वो बच्चे जिनका FR1 लेट है वो परेशान ना हो, वो अपने FR1 साथ साथ चलाते रहें। इसको हम लोग टाइमली और स्केजुअल के बेस के ऊपर ख़त्म कर रहे होंगे। तो ये स्केजुअल अगर आपके पास नहीं है तो इसकी फ़िलहाल एक फ़ोटो खींच लें और फिर आपसे हम लोग शेयर भी कर देंगे ग्रुप के अंदर। मिस आपका नाम? अस्सलाम मिस। कायनात। आप PRC से आए हो? नहीं सर, मेरे पिछले अटेम्प्ट में आई वाज क्वाइट इल, तो आई जस्ट गिव वन एग्जाम बीलो एंड आई फेल्ड एट 48. 40? यू फेल्ड एट 48? IQAB बहुत रूड है। चलिए कोई मसला नहीं, इस दफ़ा आपका फॉर श्योर पास हो जाएगा इंशाल्लाह। बस आपने इस पैटर्न को फॉलो करते चलना। डन जी? यहाँ तक क्लियर है? ये समझ आ गई बात है? चलें ये बताएं मिस, आप ही बेचारे बताएं, पेपर में कितनी तरह के सवाल होते हैं? सर एक MCQs आते हैं, एक MCQs आते हैं, फिर एक घंटे में सवाल होते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ आनी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि हमारे पास कुछ MCQs भी होंगे पेपर में। कितने मार्क्स के होते हैं MCQs? 15 मार्क्स के होते हैं। तो आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ थ्योरी नहीं है, यू हैव 15 MCQs प्लस 85 मार्क्स का सब्जेक्टिव पोर्शन। उस 85 मार्क्स की जो ब्रेकेज है वो ये है, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, MCQs में भी ये कैटेगरी पाई जाती है। कुछ MCQs बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, करीब करीब हम लोग इसको ऑब्जर्व भी करेंगे 4 से 5 MCQs ऐसे फॉर श्योर होते हैं जो कि बहुत ही सीधे होते हैं। वो 4-5 ही आते होते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं आता होता। कुछ भी नहीं आता, पूछ क्या रहे हैं और बीच में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप इसके अलावा और कोई और पेपर दे रहे हो? ग्रुप A के 4 दे रहे हो? जज्बाती हो गए थे? नहीं सर, क्योंकि 2 पहले तैयार किए हैं। 2 पहले आपने बिलो तैयार किए थे और टेक्स्ट तैयार किया था, बिलो तैयार किया था। अब आपने FR1 तैयार किया होगा और कॉस्ट तैयार की होगी। और वो कहाँ से पढ़ रहे हो? ठीक है, यहाँ से आप टेक्स्ट पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये केस समझ आ गया यहाँ तक, वो समझ आ गया, कहानी समझ आ गई है। अब पढ़ाई की बातें करें, पढ़ाई की बातें करते हैं। मुझे ये बताएं हम लोग स्टार्ट कहाँ से लें? चैप्टर 2 से स्टार्ट लें। 2 में क्या है? 2 से हमारा शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन। 2 से हमारा शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 150 प्लस ईयर्स के ऊपर फैला हुआ कानून, अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून। अंग्रेज़ चले गए, इसको छोड़ गया, ये भी ले जाते साथ।
या इसको कम से कम अपडेट कर देते हैं। 1872 की ड्राफ्टिंग है और अभी तक हम इस काबिल हुए नहीं कि इसको 2022-23 तक छोड़ें, 20वीं सेंचुरी में जाकर इसको अपडेट कर देते, नहीं कर पाए। अभी तक इसमें आपको ख़त के कानून मिलेंगे, लेटर मिलेगा, जो आजकल एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई भी किसी भी तरह की कम्युनिकेशन ख़तों पे कहाँ पे होती है आजकल, बहुत ही रेयर होती है। माइंड ग्रास्प भी नहीं करता। आजकल क्या होता है, हम लोग व्हाट्सएप पे खेलते हैं, ईमेल्स करते हैं, कॉल्स करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, मगर ख़त वो सदियों पुराना सिस्टम। मगर कोई बात नहीं, पढ़ना है तो फिर पढ़ना है। पाकिस्तान में ये क्यों चेंज नहीं होता, इसकी क्या वजह है? असल में बेसिकली है क्या, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको सिखाया कि तिजारत कैसे करनी है। जहाँ तक उसकी बातें हैं वो सारी की सारी बातें वैलिड हैं। अगर हम उसमें से वो पोस्टल रूल्स वगैरह को निकाल दें तो जितनी बातें इसने अभी तक की हैं ना, वो सारी की सारी आज भी मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं। हम लोगों को एक खौफ है कि अगर हम इसको चेंज करने बैठे तो शायद मज़ीद ख़राब ही ना कर दें। तो जो चलता आ रहा है वो चलता आ रहा है। अभी चेंज करेंगे, आई के भी बेचारा परेशान होगा। जब आई के बेचारा परेशान होगा, अपनी किताबों को रिवाइज़ करेगा। जब वो किताबों को रिवाइज़ करेगा तो सारे सवालों को रिवाइज़ करेगा, फिर आप लोग ही परेशान हो रहे होंगे। तो जो चल रहा है चलने दें, पेपर पास करें, आगे निकलें। प्रैक्टिकल है, बिल्कुल है। मैं ये तो आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से अगर मैं सिर्फ पोस्टल रूल्स को निकाल दूँ, ख़तों वाली बातें माइनस कर दूँ, तो बाकी सारी की सारी बातें आप लोग आई कैप में होते हुए देखते हो। जी, चैप्टर का नाम क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस और रेवोकेशन। यानी कि इस चैप्टर में आप कम से कम कितनी बातें सीख रहे हो? 3, ऑफर, एक्सेप्टेंस, रेवोकेशन। चैप्टर पे जाने से पहले ज़रा इस वर्ड पे गौर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक बड़ा वर्ड है। ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये एक आप कह लें कि ये एक बड़ा वर्ड है, ग्लोबल वर्ड है। इस तक पहुंचने से पहले हमें 2 और वर्ड्स का सामना करना पड़ता है, हमें 2 और बातें सीखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके हमें ये वर्ड कॉन्ट्रैक्ट का समझ आता है। वो 2 और बातें कौन सी हैं? एक है प्रॉमिस। एक क्या है? प्रॉमिस। ये प्रॉमिस क्या होता है? वादा। और कुछ और बात अगर आप इसमें ऐड करना चाहें, कमिटमेंट। अच्छा, आप प्रॉमिस को अगर आप डिफाइन करना चाहें, प्रॉमिस किसे कहेंगे? वादे को कहेंगे। वादा, कैसा वादा? इस वादे में क्या छुपा होता है? किसी बात को पूरा करना, किसी को कोई चीज़ कहना। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने इनको कहा कि बी लॉ फास्ट ईयर की क्लास के बाद बाहर मौसम बहुत अच्छा है और मैं तुम्हें समोसे खिलाती हूँ। इन्होंने कहा ठीक है। आपने इनके साथ क्या किया? एक वादा किया। एक वादा किया है कि मैं इस क्लास के बाद तुमको समोसे खिलाती हूँ, और आपका वादा इन्होंने मान लिया, कबूल कर लिया। आपने एक वादा किया इन भाई साहब के साथ कि मैं तुम्हें अपनी घड़ी बेच देता हूँ, और इन्होंने कहा ठीक है। सर, आपने वादा किया पीछे वाले भाई के साथ कि जैसे ही ये क्लास ख़त्म होगी मैं तुम्हें कैंटीन से एक अदद जूस पिलाऊंगा। ये क्या है? ये वादा है। अच्छा, अगर आप क्लास ख़त्म होने के बाद इनको समोसे नहीं खिलाती तो क्या ये आपको अदालत में लेके जाके आपके ऊपर केस कर सकती हैं कि इन्होंने कहा था कि मैं समोसे खिलाऊंगी मगर इन्होंने समोसे नहीं खिलाए, तो लिहाजा अदालत मुझे इस चीज़ का हर्जाना पे करे? प्रूफ नहीं होगा। आप इनके ख़िलाफ़ अदालत में नहीं जा सकते। आपने कहा था कि मैं अपनी घड़ी नहीं बेची, तो क्या आप इनको ले जाएंगे कोर्ट में? नहीं लेके जा सकते। अदालत मांगेगी कि भाई सबूत दो, कोई प्रूफ दो।
और वो बल्कि आप पे हंसेगी भी कि यार दो दोस्तों का एक आपस में वादा था, एक सिंपल एक प्रॉमिस था, आप लोगों ने तो पता नहीं कोर्ट को बहुत ही मजाक समझ लिया कि जो भी कोई मसला होता है आप उठा के उसको कोर्ट में ले आते हैं। तो बेसिकली प्रॉमिस एक बहुत ही हल्का वर्ड है, यह है वादा। एक कमर्शियल बात इसमें कवर नहीं होती है, ये कमर्शियल नहीं है, ये कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। समोसा खिलाना कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, आपका इनको अपनी कोई चीज़ बेचना, देयर इज़ नो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। आपका इन भाई को बोतल पिलाना, देयर इज़ नो बिजनेस ट्रांजैक्शन, कोई कमर्शलिज्म इसमें हमें नज़र नहीं आता। बेसिकली प्रॉमिस को हम लोग कहते हैं कि ये सोशल वादा है, एक नॉर्मल वादा जो कि आप अपने घर वालों से करते हैं, आप अपने दोस्तों से करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में कर रहे होते हैं। सीए ज्वाइन करने से पहले आपने घर वालों से भी एक वादा किया था, वो वादा क्या था? पेपर पास करेंगे। आपने क्या क्या वादा किया था? पेपर पास करेंगे फर्स्ट टाइम में 5। अच्छा, आपने एग्जैक्ट अमाउंट बता दी थी, क्वांटिटी आपने उसको क्वांटिफाई कर दिया कि 5 सालों में होगा, आपने भी क्वांटिफाई कर दिया। सर एक ड्रीम था, तो अभी तक घर वाले पूछते हैं कि वो ड्रीम कहाँ तक पहुँचा, वो भूल गए हैं। उन्हें लगा बेटा जो है वो राह पे चल पड़ा है, कभी ना कभी भी लौट के वापस आ ही जाएगा। ठीक है जी। तो प्रॉमिस बेसिकली क्या है? एक हमारा सोशल वादा जो कि हम सोशल गैदरिंग्स में कर रहे होते हैं। फिर मैं शुएब से कहता हूँ कि शुएब, मैं तुम्हें सेशन ख़त्म होने के बाद यासर ब्रोस्ट पे एक अदद मटन कढ़ाई खिलाऊंगा। ऑल्दो ये बात कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही है, अगर मैं ना भी खिलाऊं तो ये भाई मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, मैक्सिमम क्या होगा, मुझे गालियाँ दे देंगे, मुझे कोने में लेके जाके मार मूर देंगे, मगर मेरी जेब से पैसे निकाल के वो कढ़ाई नहीं खा पाएंगे जब तक मेरी ख्वाहिश ना हो या मेरी चाहत ना हो। तो आपने ऐसा करना नहीं है, ठीक है? तो प्रॉमिस एक सोशल वादा। अच्छा, क्या हम कोई वादा अपने आप से कर सकते हैं? वादा अपने आप से होता है भाई। मैं वादा करता हूँ अपने आप से कि मैं इस अटेम्प्ट में पेपर सारे के सारे पास कर दूंगा। ये वादे होते हैं, सोशल वादे तो आप अपने आप से भी कर सकते हो ना। इसके लिए हमें 2 पार्टीज की ज़रूरत नहीं है, वादा खुद से किया जा सकता है, मगर वो ट्रांजैक्शन जो कि कमर्शियल सेंस रखती है उसके लिए कम से कम 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो प्रॉमिस समझ आया? नॉर्मली हम लोग ये चलें कह देते हैं कि प्रॉमिस के अंदर भी 2 पार्टीज़ का होना ज़रूरी है, समझने के लिए कह देते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचते पहुंचते हमने जो पहले वर्ड का सामना किया वो है प्रॉमिस। और प्रॉमिस क्या है? एक सोशल वादा जिसमें एक पार्टी भी हो सकती है और एक से ज़्यादा पार्टीज भी हो सकती हैं। नॉर्मली 2 होती हैं, तो हम 2 को अज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास है एक, क्या नाम रखें? कोई ऐसा नाम जो कि फ़नी भी हो, जिससे कहानी भी आगे हम लोग फ़नी बना सकें। कोई एक ऐसा नाम बताएं। हाँ, 2 बंदों का। मोटू पतलू। और कोई नाम सजेस्ट? हाँ, शरीफ साहब। और दूसरे भाई? एक शरीफ हो गया, एक उन खुद ही ज़ूम कर लो, टॉम एंड जेरी। सर वो कहते हैं सर मैं राह पे चल पड़ा हूँ, मुझे ना छोड़ें, बस मैंने पेपर पास करना है। आपके ज़हन में क्या है? शरीफ वाला अच्छा है, तो उसका कोई साथ भी तो बताओ ना। वो तो भाई भागे में है, वो तो लंदन से आएंगे बाप के लिए। एक खान साहब कर लो, चल। एक हमारे पास शरीफ साहब है, एक हमारे पास शरीफ साहब है जो कि बिल्कुल भी शरीफ नहीं है, और एक हमारे पास है नहीं, एक हम रखते हैं ईमानदार। एक शरीफ हो गया और दूसरा हो गया ईमानदार। अब आई से आपको पता है, ऑल दो वो वर्ड पता नहीं सूट करता आजकल या नहीं करता, मगर आई से एटलीस्ट आप पहुंच गए कि मैं कहाँ तक आपको लेके जाना चाह रहा हूँ। और शरीफ तो खैर वैसे ही बहुत कॉमन हो गया। तो ये 2 लोग हैं, इन्होंने आपस में मिलकर एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस था? शरीफ ने कहा कि भाई मैं तुम्हें अपनी बाइक बेचूंगा
50,000 के बदले तुम मुझे 50,000 रुपये दो, मैं तुम्हें अपनी बाइक सेल करता हूँ। बाइक किसके पास है? बेचनी किसको है? पैसे कौन देगा? अगर वो पैसे ना दे, मुकर जाए और बाइक की ट्रांजैक्शन हो ही ना पाए, तो क्या ये शरीफ इस ईमानदार को अदालत में लेके जाएगा? लेके जा सकता है, मगर अदालत उसको कहेगी कि भाई क्या लेकर आओ? एविडेंस लेकर आओ। प्लस अदालत ये बोलेगी कि देयर इज नो कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ये दो दोस्तों का आपस में एक एग्रीमेंट है, इसकी कोई कमर्शियल लॉजिक, कोई सेंस नहीं बनती। प्रॉमिस हमें समझ आया। प्रॉमिस से एक स्टेप आगे आते हैं। ट्रांजैक्शन है मगर कमर्शियल नहीं है। क्या? जो कि किसी के बिजनेस को इफेक्ट करती हो। हाँ, अगर इसका बिजनेस ये हो, बाइक्स बेचने का, ख़रीदने का, तब ये हम कमर्शियल मान सकते हैं। डन? तो अब आगे चलते हैं। हमें प्रॉमिस समझ आ गया। तो प्रॉमिस में हमारे पास एक है शरीफ और एक है ईमानदार। तो एक शख्स ऑफ़र कर रहा है और ईमानदार भाई उसको या एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास दो पार्टीज आ गई हैं, एक जो ऑफ़र कर रहा है और एक वो जिसको ऑफ़र की जा रही है। तो एक ऑफरर है और एक ऑफरी है। एक ऑफरी है। आसानी के लिए मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल एक्सेप्टर का वर्ड निकाल देता हूँ और इसको मैं कहता हूँ कि ये एक ऑफरर है और ये ऑफरी है। अगर कभी ये भूल जाए ना कि अर किस में आएगा और ई किस में आएगा, तो एक छोटा सा कुलिया उसको याद कीजिएगा। जो आपको नौकरी देता है वो कौन होता है, और जिसको नौकरी दी जाती है वो कौन होता है? एम्प्लॉई। तो उसी सेंस में ऑफरर कौन हो गया? जिसने आपको ऑफ़र की। और किसको की? ऑफरी को की। ये बात यहाँ तक समझ आती है? ठीक है। प्रॉमिस से एक स्टेप आगे आते हैं और हमें एक और बड़ा हैवी वर्ड मिलता है, एग्रीमेंट। क्या वर्ड है? एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट क्या है? क्या इसके बारे में कोई बेसिक नॉलेज आप रखते हो? हाँ, ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाता है। क्या इसके बारे में आपकी राय है? प्रॉमिस ही होता है। प्रॉमिस ही होता है। उसका एक एविडेंस होता है। प्रॉमिस ही होता है। एविडेंस होता है, एविडेंस के साथ होता है। एक ऐसा प्रॉमिस जिसमें कोई एविडेंस हो। समोसे खिलाऊंगी तो ये कहती तुम मुकर ना जाना, तुम यहाँ लिख के दो। यहाँ लिख के दो। तुम ये खिलाओगी। यानी चैलेंजेबल होता है इनको। ठीक है। आप क्या क्या कहते हैं? जो इन्होंने कहा, आपने कहा जो इन्होंने कहा सही कहा होगा। 48 पे फेल हुआ, कुछ ना कुछ तो सही इन्होंने कहा ही होगा। ठीक है। एग्रीमेंट, आपने कहा लॉ इसको इन्फोर्स करे, इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अच्छा जी, आप पाबंद होते हैं कि इसको फुलफिल करें। मज़े की बात यह है कि आप सब ने जो बातें बताई हैं ना, वो एग्रीमेंट की नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट की। अब समझें ऊपर क्या हुआ था। ऊपर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को एक सोशल वादा किया था कि भाई आओ मैं तुम्हें समोसे खिलाता हूँ, आओ मैं तुम्हें बोतल पिलाता हूँ, आओ मैं तुम्हें घड़ी बेचता हूँ। वो जस्ट एक वादा था। अगर उस वादे में मैं दोनों पार्टीज़ के लिए कोई ना कोई वैल्यू ऐड करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल समोसे अगर ये इनको खिला रही हैं तो वैल्यू मिल किसको रही है? आपको मिल रही है। कुछ इन रिटर्न आपको मिला नहीं। बोतल आप भाई साहब को पिलाने गए थे, आपने बोतल पिला दी, इनको बोतल मिल गई, पैसे किसके लगे? आपके लगे। फ़ायदा किसको हुआ? उनको हुआ। कुछ इन रिटर्न आपको मिला नहीं। तो बेसिकली प्रॉमिस से एग्रीमेंट का सफ़र जब हम तय करते हैं ना, तो हम ये कहते हैं कि हम अगर प्रॉमिस के अंदर दोनों पार्टीज़ के लिए कंसिडरेशन ऐड कर दें, दोनों पार्टीज़ के लिए अगर हम कंसिडरेशन को ऐड कर दें, तो वो प्रॉमिस चेंज होके इवॉल्व होके बन जाता है आपका एग्रीमेंट। तो प्रॉमिस बेसिकली क्या है?
एक सोशल वादा जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये नॉर्मली एक ही शख्स को फ़ायदा दे रहा होता है नॉर्मली। और एग्रीमेंट क्या है, जिससे दोनों पार्टीज़ के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा हो। तो हम ये लिख सकते हैं कि एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन क्या है, इसके लिए एक आसान वर्ड वैल्यू, बेनिफिट जो आप दूसरी पार्टी को दे रहे हो, जो आप दूसरी पार्टी तक पहुंचा रहे हो। शरीफ ने कहा था ईमानदार को कि मैं तुम्हें बाइक बेचता हूं। ईमानदार ने कहा कितने की बेचोगे, उसने कहा 50,000 रुपये की। ट्रांजैक्शन हो गई, शरीफ को क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, पैसे मिले ना। शरीफ के पास पैसे आ गए। शरीफ की वैल्यू क्या है? वो पैसा जो कि उसने हासिल कर लिया। ईमानदार को क्या मिला? बाइक मिली। क्या इसको भी वैल्यू मिली? क्या इसको भी वैल्यू मिली? क्या दोनों पार्टीज खुश हैं? क्या दोनों पार्टीज रजामंद हैं? क्या दो पार्टीज को आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन करते हुए कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है, कोई ना कोई कंसिडरेशन मिल रही है? तो ये मेरा एग्रीमेंट है। तो प्रॉमिस सबसे छोटा वर्ड है जो कि है सिर्फ एक वादा, एक नॉर्मल हवाई वादा जिसकी कोई हैसियत नहीं है। मुकर भी जाओगे तो कोई आपको पकड़ नहीं सकता। उससे एक बड़ा वर्ड एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में क्या है कि दोनों पार्टीज़ को कुछ ना कुछ मिल ज़रूर रहा है, कोई ना कोई बेनिफिट, कोई ना कोई वैल्यू ट्रांसफ़र आगे हो रही है। एग्रीमेंट समझ आ गया? अच्छा ये बताएं, ट्रांजैक्शन होती है 50,000 रुपये की बाइक वाली, जिस दिन परफॉर्म होना होता है, जिस दिन वो बाइक ट्रांसफ़र होनी होती है, ये भाई लंदन भाग जाते हैं। क्या ये भाई केस कर सकते हैं? क्या ये भाई केस अभी भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लिया केस करने के लिए अदालत पहुंच गए। अदालत का पहला सवाल एविडेंस। एक और सवाल, कहाँ पे लिखा था, किसकी मौजूदगी में हुआ था, क्या स्टाम्प पेपर पे किया था? तो ये उसके ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ कानूनी तौर पे साबित नहीं कर सकता। तो अगर मुझे किसी के साथ बिज़नेस करना है, मुझे किसी के साथ ट्रांजैक्शंस करनी है, एक लॉन्ग टर्म बिज़नेस लेके चलना है, तो मुझे प्रॉमिस करना चाहिए, मुझे एग्रीमेंट करना चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, मुझे कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होगा फिर ज़रा सोचें। एक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट में और एग्रीमेंट में क्या फ़र्क होगा अभी तक की इन सारी बातों में। अगर मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊं, अगर मुझे एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में बदलना है तो मुझे इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? मुझे इसमें इन्फोर्सेबिलिटी ऐड करनी पड़ेगी, मुझे इसमें वो एविडेंस वाली बात ऐड करनी पड़ेगी, मुझे इसमें लीगल बाइंडिंग को ऐड करना पड़ेगा, मुझे दूसरे शख्स को पाबंद करना पड़ेगा। वो पाबंद कब होगा? वो पाबंद कब होगा? जब एक इन्फोर्सेबिलिटी वाली बात ऐड हो जाएगी। तो एग्रीमेंट को अगर मुझे यहाँ पे इवॉल्व करवाना है तो उस इवॉल्व करवाने के लिए मुझे लीगल बाइंडिंग या एनफोर्सेबिलिटी को बीच में शामिल करना पड़ेगा। तो प्रॉमिस सिर्फ दो लोग थे, एग्रीमेंट में उन दो लोगों को आपस में कोई ना कोई वैल्यू ट्रांसफ़र हो रही है, और लीगल बाइंडिंग अगर मैं उसमें ऐड कर दूं तो वो एग्रीमेंट मेरा कॉन्ट्रैक्ट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तीनों बातें समझ आती हैं? समझ आ गई हैं? चलिए, अगर आपको समझ आ गई हैं तो ज़रा मुझे ये बताएं, बताएं ज़रा, प्रॉमिस इज इक्वल टू व्हाट? प्रॉमिस इज इक्वल टू व्हाट? दो लोग, एक ऑफरर, एक ऑफरी। तो प्रॉमिस में मेरे पास सिर्फ दो लोग थे, एक ऑफरर है और एक ऑफरी है।
प्रॉमिस को एग्रीमेंट में चेंज करना है, क्या करूं? मैं इसी प्रॉमिस को रखूं प्लस इसमें क्या ऐड कर दूं? कंसिडरेशन ऐड कर दूं। और अब मुझे अगर कॉन्ट्रैक्ट बनाना, फिर मैं इस एग्रीमेंट को उठाऊं और इसमें लीगल बाइंडिंग को ऐड कर दूं। इन अदर वर्ड्स मैं ये भी कह सकता हूं, चलो मैं लिख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक ऑफरर, एक ऑफरी, कंसिडरेशन और लीगल बाइंडिंग। तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक ऑफरर होना चाहिए, एक ऑफरी होनी चाहिए, या होना चाहिए एक कंसिडरेशन और एक लीगल बाइंडिंग होनी चाहिए। ये सारी बातें समझ आती हैं, सारी बातें क्लियर हैं। एक दफ़ा बोर्ड पे जितनी बातें लिखी हुई हैं क्विकली रिवाइज कर लें, क्विकली। और आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसके शॉर्ट नोट्स डेवलप करने की आदत बनाएं। अच्छा, किताब किस किस के पास नहीं है? आपके पास नहीं है? हाँ, ये वाली जो आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास है ना? कौन सा एडिशन, कौन सा आपके पास? कौन सा? नहीं, ये नहीं चलेगा। आपके पास कौन सा है? बस ठीक है, ये वाला लेटेस्ट है। 11th एडिशन होना चाहिए। एनरोल हुए हो ना, तो किताब मिल जाएगी। तो ये बात समझ आ गई? सारी बातें एक दफ़ा, जितनी बातें बोर्ड पे लिखी हुई हैं जल्दी से इसको रिवाइज कर लें, जल्दी से फटाफट। ये इसकी समरी थी इन तीनों बातों की। जल्दी से आप अगर चाहो तो उसकी एक वो भी खींच लो, तस्वीर भी खींच लो, ताकि आपको बाद में भी काम आती रहे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका हुआ है, इसमें आपको ऐड करके जितनी भी चीज़ें यहाँ पे शेयर हो रही होंगी, आप में से कोई इसका एक स्क्रीनशॉट लेके, सॉरी वो आदत पड़ी स्क्रीनशॉट करने की, इसकी तस्वीर खींच के ग्रुप में डाल दिया कर। ऐसे मैं लाइव क्लासेस करवा के ना स्क्रीनशॉट की आदत पड़ गई है, तो ये फ़ोटो खींच लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? कहानी को अगले प्रॉब्लम में डालूँ, लेकर आऊँ? वहाँ देखे सामने आपको शो हो रहा है? ठीक है। प्रपोजल क्या है? सॉरी, प्रॉमिस क्या है? प्रपोजल प्लस, अब आप कहेंगे सर आपने तो वर्ड प्रपोजल पढ़ाया नहीं था, ये क्या होता है? ये क्या होता है? प्रपोजल क्या होता है? ऑफर। ऑफर का दूसरा नाम क्या है? तो आपने सिर्फ प्रपोजल का वर्ड इसी पेज पे पढ़ना है, उसके बाद आपने इस वर्ड को भूल जाना है। आगे आके आपने जहाँ जहाँ भी वर्ड यूज़ किया है वो ऑफर ही यूज़ किया। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या हो गई? प्रॉमिस। इस प्रॉमिस में मैं क्या ऐड करूं? तो क्या बन जाएगा? उसमें क्या ऐड करूं? वो क्या होती है? लीगल बाइंडिंग। क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट। अब आईकैप के सवालों में आपने एक चीज़ को हमेशा अज्यूम कर लेना है। ये पेपर है आपका बिजनेस लॉ, पेपर है बिजनेस लॉ, यानी कि आप इसमें सीखना है तिजारत कैसे होती है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना लीगल बाइंडिंग वाला, ये जो है, ऑलवेज अज्यूम कि देयर इज अ लीगल बाइंडिंग। आपने इस वर्ड में कभी भी परेशान किसी भी जगह पे नहीं होना कि पता नहीं लीगल बाइंडिंग होगी नहीं होगी, क्या हुआ होगा, क्या वाकई में चीज़ें तय हुई होंगी। ये हमेशा अज्यूम कर लेना कि ये एग्जिस्ट करती है। अदरवाइज़ क्या होगा? ज़रा सोचें, अदरवाइज़ क्या होगा? अगर ये ना हो तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो कहाँ पे रहेगा? तो हमने क्या पढ़ना है? तो अज्यूम क्या करना है? तो बस आईकैप ने इस चीज़ के ऊपर आपसे बहस नहीं करवानी, क्योंकि ये वकीलों वाला पेपर नहीं है। ये बहस करते हैं वकील कोर्ट में जाके कि क्या स्टाम्प पेपर पर लिखा गया था, क्या वो सही था, क्या वो जाली था, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, क्या नहीं हुई, एविडेंस कैमरा फॉर्म में है, वो ब्लर आ रहा है, रिटन फॉर्म में है, ये साइन उसके नहीं है। ये सारी बातें आपसे ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। ऑलवेज अज्यूम कि देयर इज़ लीगल बाइंडिंग। अब ज़रा वो नीचे वाली लाइन पढ़ लें। पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस। In case of default by either of them, the parties can go to court for its enforceability.
एंड ऑलवेज अज्यूम देयर इज सम सॉर्ट ऑफ लीगल बाइंडिंग। शरीफ ने बाइक बेचनी थी ईमानदार को, ट्रांजैक्शन का दिन आ गया, इन दोनों ने आपस में स्टाम्प पेपर पे लिखवा भी लिया था, तो क्या अब ये एग्रीमेंट रह गया? अब ये बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्या ऐसा क्या हुआ? इनफोर्स अब वो करवा सकता है, वो चीज़ स्टाम्प पे आ गई है। परफॉर्मेंस के दिन, जिस दिन बाइक असल में ट्रांसफ़र होनी थी, ये भाई मुकर गए, ये भाई रातों रात कहाँ भाग गए? लंदन भाग गया। तो ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ट्रांजैक्शन नहीं हो पाई, ये भाई उठ के चले गए अदालत में। अब अदालत इसकी बातों को सुनेगी या हंस देगी? अब सुनेगी। सुनने के बाद क्या ये अदालत इसको कोई ना कोई बेनिफिट देगी? इसके साथ क्या होगा? धोखा हुआ, धोखा हुआ ना। परेशान कौन है? शरीफ परेशान है या ईमानदार परेशान है? कितना परेशान है? बहुत ज़्यादा परेशान होगा। क्यों? उसको बाइक मिलनी थी, वो बाइक अब उसको नहीं मिल रही, अब उसको कोर्ट जाना पड़ा, वकील करवाना पड़ा। अदालत ये कहेगी कि सर इसको कंपनसेट किया जाए, इस ईमानदार शख्स को कंपनसेट किया जाए। चैप्टर नंबर 9 सारी की सारी यही बात करता है कि अगर किसी तरह का कोई ब्रीच हो जाए, कोई धोखा हो जाए, तो उस धोखे के इव्स जो एग्रीव्ड पार्टी होती है, ये कौन सी पार्टी होती है मिस? एग्रीव्ड पार्टी। एग्रीव्ड पार्टी जिसके साथ धोखा हुआ हो, जिसके साथ धोखा हुआ हो, ये कौन है? ईमानदार। नॉर्मली ये हमेशा मस्कीन ही होता, उसको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मजलूम हूँ, सारे के सारे धोखे ही मेरे साथ होते हैं। तो ये कौन है? एग्रीव्ड पार्टी। ये जब कोर्ट जाएगी तो कोर्ट देखेगी कि ट्रांजैक्शन क्या थी, क्या तय हुआ था, कितना फ़ाइन बनता है, वो सारी बातें चैप्टर नंबर 9 आपको बताता है। डन। तो 9th चैप्टर पे जाने से पहले आपने ये सवाल नहीं करना कि सर इसको क्या मिलेगा। जब हम वहाँ पे जाएंगे तो सारे रूल्स हम उसको देख लेंगे। अगर तो इस 50,000 रुपये की बाइक के पीछे इसकी कॉस्ट आ रही है 1.25 लाख रुपया, तो फिर ये पागल होगा, तो फिर इसका दिमाग ख़राब होगा। हाँ, अगर इसको लगता है कि अदालत वो 1.25 लाख रुपया भी जो उसका लगा है रिटर्न करवा देगी, तो फिर ही जा सकता। तो मैं फिर से बता रहा हूँ, चैप्टर 9 इसके ऊपर तफसीली बात करेगा। उस तक जाने से पहले आपने ये नहीं सोचना कि एग्रीव्ड पार्टी के साथ क्या होगा, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। एक ये बात है सोचनी, फिर ये नहीं सोचना ये एग्जिस्ट करता है, अज्यूम कर ये है, मौजूद है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपका कोई ऐसा दोस्त जो कि बहुत ज़्यादा बातूनी हो, कोई है ऐसा दोस्त? क्या चीज़? आप खुद वो वाले दोस्त हो। तो ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? जो बहुत बोलते हो, जो शाय ना फील करते हो, जो हैं एक्सट्रोवर्ट्स। क्या कहते हैं उनको? उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। फिर इसका एक ऑपोजिट भी होता है। वो कौन होते हैं? वो शाय फील करते हैं, वो सामने नहीं आते हैं, वो चुप रहते हैं, वो नॉर्मली इशारों से बातें करते हैं। चाय पीनी है, पढ़ोगे, कुछ खाओगे, तो ये बातें यहाँ पे हो रही होती हैं। तो एक हमारे पास हो गया एक्सट्रोवर्ट और एक हो गया मेरे पास इंट्रोवर्ट, अपने अंदर रहने वाले, अपने आप से बातें करने वाले। अच्छा, एक इंसान को एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए या इंट्रोवर्ट होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए, ना ज़्यादा ओवर हो, ना ज़्यादा शाय फील करें, एक बैलेंस्ड वे में चलना चाहिए। ज़्यादा हंसी भी इंसान को मार देती है, ज़्यादा दुख भी इंसान को मार देता है। तो उतना हंसो जितना आप बाद में दुख बर्दाश्त कर सको। मैं बहुत ही फिलॉसफर वाली बातें करना शुरू हो गया हूँ। खैर, मुद्दे पे आते हैं। एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट यानी कि दो तरह के लोग, एक बोल रहा है,
और एक इशारे कर रहा है। यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में भी होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इशारों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि लिख के और बोल के कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। आप कभी बस स्टॉप पे खड़े हों और अचानक से एक लड़का आए, उसने पीछे वो बैग साहब ने पहना हो, लकड़ी का बैग, वो आए और आपके जूते साफ करना शुरू कर दें। कभी हुआ ऐसा? होता है। ये जो पॉलिश वाले होते हैं, ये कभी कभी आपसे पूछे बगैर आपके बोर्ड को साफ करना शुरू कर देते हैं। कभी आप कभी आप सिग्नल पे खड़े हों और वो आपकी गाड़ी के शीशे साफ करना स्टार्ट कर दें, कि उन्होंने ज़िंदगी में आज तक पूछा है? नहीं। और क्या आप उनको बाद में पैसे देने के पाबंद होते हैं? होते हैं। अच्छा, अब ज़रा यहाँ पे आते हैं, अब ज़रा यहाँ पर आते हैं। क्या दो लोग हैं, एक आप और एक वो सफाई वाला, क्या उसने आपसे पूछा? नहीं। क्या आपने उसको हाँ कहा? नहीं। जब उसने एक्शन करना शुरू किया तो क्या आपने उसको रोका? नहीं रोका। रोका होता था वो रुक जाता। जब आप गाड़ी के शीशे बंद करके बैठे हुए हैं और आपने कुछ कहा ही नहीं है और वो अपना काम करी जा रहा है, इट मीन्स के वो जो ऑफ़र आपके पास लेकर आया था सफाई करने वाली, आपने खामोशी के साथ उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपने कुछ उसके साथ दूसरी बात की ही नहीं, आपने कुछ बोला ही नहीं। आपने कहा भाई ठीक है, करते तो खैर है। इसे कहते हैं इंट्रोवर्ट लोग, जो उसने बाहर आके उसको रोका ही नहीं, खामोश रहा ना, अपने आप में रहा। एंड पे क्या किया? पैसे दिए और चला गया। अच्छा, उसको पैसे मिल गए, शीशा साफ हो गया, दोनों का फ़ायदा हो गया। क्या मैं कह दूं कि कंसिडरेशन दोनों पार्टीज को मिल गई है, तो क्या ये प्रॉमिस एग्रीमेंट बन जाएगा? एग्रीमेंट तो हो गया। हाँ, दोनों दो लोग हैं और आपस में कंसिडरेशन मेरी हो गई है। पैसे नहीं देता, अदालत में लेके जा सकता? कॉन्ट्रैक्ट बना? नहीं। तो अब हमारे पास दो तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। हमारे पास दो तरह के आप कह लें कि कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बना सकते हैं, दो तरह के प्रॉमिस हम लोग बना सकते हैं। एक है हमारे पास एक्सप्रेस प्रॉमिस और एक है इम्प्लाइड प्रॉमिस। ये जो एक्सट्रोवर्ट्स है ना, ये एक्सप्रेसिव होते हैं। या तो लिख के करो या बोल के करो, या लिख के वादा करो या बोल के वादा करो। इन्होंने आपसे कहा था चाय पिलाऊंगी, बोल के कहा था। या क्लास लगी हुई है और बोलना क्लास में अलाउ नहीं है, सर बहुत सख्त है, तो उन्होंने आपको पर्चे पे लिख के कहा और आपको पर्ची दे दी कि जैसे ही क्लास ख़त्म होगी मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगी। ये वादा कौन सा है? ये रिटर्न है और ये एक्सप्रेस वादा है। ये एक्सप्रेस हुआ है लिख के। एक्सप्रेस कहते हैं वो चीज़ जो कि सामने सामने हो रही हो, तो वो लिख के भी हो सकती है और वो बोल के भी हो सकती है। दैट कैन बी रिटन, दैट कैन बी ओरल। और क्लास चल रही है और जिन्होंने आपको सिर्फ इशारा किया कि ये क्या है, ये इम्प्लाइड है, बाय एक्शन हुआ है, ये बाय एक्शन हुआ है। नॉर्मली एग्जाम हॉल में जब हम लोगों ने चीटिंग करनी होती है, कैसे करते हैं? एक्सप्रेस वे में करते हैं या इम्प्लाइड वे में करते हैं? हम इम्प्लाइड वे में कर रहे होते हैं। तो बात समझ आ गई? अब एक बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आती है और रूट की बस है, बस आके रुकी, आप उस बस में सवार हो गए और वो बस अपनी राह पे चल पड़ी। कुछ देर के बाद उस बस में मौजूद एक शख्स उठा, उसने कहा सर किराया दे दें। आपने कहा किराया कौन सा? मैं क्यों दूं किराया? उसने कहा सर आप बस में सवार हुए हैं, पैसे दें, आप अपने रूट पे जा रहे हैं। तो वो शख्स लड़ पड़ा कि ना तुम लोगों ने मुझे ऑफ़र कराई, ना मैंने वो ऑफ़र एक्सेप्ट की, तो मैं तुम्हें कंसिडरेशन क्यों पे करूं? सवाल ये है कि क्या ऑफ़र हुई थी? कैसे हुई थी ऑफ़र? बस का अपने स्टॉप पे आके रुकना, बस का अपने स्टॉप पे आके उसके सामने रुकना, बस का दरवाज़ा खोलना, ये क्या है? ऑफ़र है। कौन सी? एक्सप्रेस या इम्प्लाइड? ये इम्प्लाइड ऑफ़र है। बस आई, बस का दरवाज़ा खुला, इस शख्स को पता है कि ये उस रूट पे जा रही है, तो ये इम्प्लाइड ऑफ़र है।
उस शख्स का कदम बढ़ा के उस बस में जाना, जाके कुर्सी पे बैठ जाना या खड़े हो जाना अगर रश नहीं है तो उसकी तरफ से इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। तो बस का आगे रुकना क्या था? ऑफर। कौन सी? इम्प्लाइड। आपका बस में चल के जाना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस है। अब क्या वो कंडक्टर पैसा मांग सकता है? अपनी कंसिडरेशन मांग सकता है? हम जो उस बस में सवार हुए हैं हमें क्या फ़ायदा मिल रहा है? हमारी कंसिडरेशन क्या है? फिर हम अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हैं। डन। क्या कोई लीगल बाइंडिंग हुई है? क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है? नहीं। तो क्या ये एग्रीमेंट है? समझ आती है बात? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये पूरा पेज एक दफ़ा पढ़ लें जल्दी से, इस पूरे पेज को क्विकली रिवाइज कर लें। ऊपर 3 इक्वेशंस हैं, नीचे बाइंडिंग वाली बात हो रही है और फिर हम लोगों ने एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वाली बात कर दी है। बस आपने ये देखना है कि एक्सप्रेस में या वर्ड्स होने चाहिए, चाहे वो रिटन फॉर्म में हो चाहे वो ओरल फॉर्म में हो, और इम्प्लाइड में सिर्फ और सिर्फ एक्शंस होते हैं, इशारेबाजी होती है। हाँ जी, ठीक शो, मजा मा ओका। कभी कभी मैं गुजराती भी बोलूँगा आपके साथ, जितनी आती है। नहीं, पश्तो नहीं आती, गुजराती आती थोड़ी बहुत। क्या? सिर्फ गुजराती आती है। हाँ, डिफ़ॉल्ट का ब्रीच, वादा खिलाफी। डिफ़ॉल्ट क्या है? अपने वादे से मुकर जाना। किसका लंदन भाग जाना क्या है? डिफ़ॉल्ट ही तो है। चलें, लंदन नहीं भागा, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट होना था ये भाई पैसे लेके पहुंचे नहीं। अच्छा, मजे की बात देखें, हम हमेशा इसी को बुरा कहते हैं। नीचे वाला भी तो हो सकता है। हमेशा यही मजलूम क्यों? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई कि हमेशा इसको मजलूम क्यों बनाया जाता है? क्यों बनाया जाता है शोएब साहब इसको मजलूम? आप किसके बारे में क्या राय है? अच्छा बंदा है, इमेज ऐसी बनी हुई है। देखिए, हमने भी नॉर्मली कोई वो नहीं था, नाम भी मैंने आप लोगों से लिए हैं, चाहे आप उसको ए भी कहते तो मैंने मिस्टर ए को ही गलत करना था, मगर आपने रखा ही इसको कि वो ऑटोमेटिकली बेचारा फंस जाता है। मासूम सा है, गोलमोलू सा है, ऐ भी आप लोग उसको तंग करते रहते हैं यार। कोई बात नहीं, माफ़ कर दें, बख्श दें। क्या ले जाएगा? क्या ले गया? क्या ले गया? सब कुछ तो है आपके पास। पेपर पास करें, क्वालिफाई करें, आगे जाएं, जॉब शॉप करें, अपने आप को एक बेटर पोजीशन पर लेकर आएँ, उसके बाद आपने भी यही तो बन जाना है। ये फेस समझ आ गया? अच्छा, हमने यार एक तो वो भी बेचारा ना, आप लोगों ने उसको भी बदनाम कर दिया। अच्छा, वापस आए। प्रॉमिस क्या है उसको डिफाइन कर लेते हैं। When the person to whom the proposal is made, वो शख्स जिसको हम प्रपोजल कर रहे हैं, आपने की थी, किसको की थी? इनको की थी। तो इनको प्रपोजल हुई किसकी तरफ से? आपकी तरफ से। सिग्निफाइज हिज असेंट, जिसको आपने प्रपोजल दी है, जिसको आपने ऑफर दिया है, वो अगर अपनी रजामंदी आगे से जाहिर कर दे तभी जाके वादा होगा ना। आपने कहा चाय पियोगी, इन्होंने कहा नहीं, कहानी खत्म, कहानी आगे बढ़ी नहीं। तो अगर इन्होंने असेंट अपनी सिग्निफाई कर दी है, रजामंद हो गई हैं, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने आपकी ऑफ़र को या आपकी प्रपोज़ल को क्या कर लिया है? एक्सेप्ट कर लिया है। अब प्रपोज़ल जब एक्सेप्ट कर ली जाए तो क्या बन जाते हैं? प्रॉमिस बन जाता है। डेफिनेशंस को आपने हमेशा क्रैम करना। डेफिनेशंस आपने हमेशा, ये बात लिख लें, जहाँ जहाँ पे जो डेफिनेशन आ रही है उसमें ये नहीं सोचना कि मैं अपने पास से लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ। आप लोग hमेशा फंस जाएंगे, क्योंकि अभी तो ये 2 लाइन की है और 2 लाइन की भी डेफिनेशन आपसे लिखी नहीं जानी। अभी एक टेस्ट कर लेते हैं, ज़रा मुझे सुनाएंगे क्या होती है प्रपोजल? अभी पढ़ी है ना? हाँ, पेपर किस में होता है?
अंग्रेज़ी में या उर्दू में? हाँ बताएं। अगली बारी आपकी है, Sir, देखना नहीं है। a proposal is when a person offers to another person and he signifies his assent to that offer. A proposal when accepted becomes. कुछ हद तक काबिल बर्दाश्त थी, मगर मसला ये है कि आई कैप जब कहता है ना कि डिफ़ाइन करो, तो लॉ में हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर लॉ है तो फिर वो लॉ है, उसको हम छेड़ नहीं सकते हैं। हल्का सा भी अगर आपने एक आधा वर्ड मिस कर दिया या ज़्यादा लिख दिया, कम कर दिया, तो आपके नंबर कटने के चांसेस हैं। तो बी लॉ अगर वाकई में पास करना है तो कुछ चीज़ें साथ साथ आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन शुड बी क्रैम्ड, इसका कोई ऑल्टरनेट आपने जहन में भी नहीं रखना। प्रॉमिस में हमने कहा था दो पार्टीज होती हैं, एक ऑफरर और एक दूसरी ऑफरी। जो शख्स प्रपोजल दे रहा है, जिसको दी जा रही है, दूसरा नाम क्या है? प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी भूल जाए तो मैं याद कैसे करूँगा? एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय से। प्रॉमिस में समझ आया। हर वो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, ये सेट ऑफ प्रॉमिस क्या होता है? एक से ज़्यादा बातें जिसके अंदर कंसिडरेशन का एलिमेंट ऐड कर दिया जाए, ये क्या होती है? कंसिडरेशन क्या होती है? बेनिफिट किसको मिलता है? सिर्फ एक पार्टी को नहीं, दोनों को मिल रहा होता है। अगर मैं उसमें वो एलिमेंट ऐड कर दूँ तो वो क्या बन जाएगा? और उस एग्रीमेंट में अगर मैं इन्फोर्सेबिलिटी का फैक्टर ले आऊँ तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। डन। किताब का पहला सफ़ा चैप्टर नंबर 2 का हमने ख़त्म किया। आप फर्स्ट पेज इसका देख सकते हैं और आपके पास किताब है तो किताब का बिल्कुल पहला सफ़ा जिसका नाम है शायद इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट, है ना? तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट का फर्स्ट पेज हमारी इस डिस्कशन के साथ अभी तक ख़त्म किया। थक तो नहीं गए? कैरी ऑन करें। क्लास 2 घंटे की है, अभी हमारे पास 50 मिनट है। डन। शोएब भाई, ज़रा पॉज कीजिएगा।